बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 10 की। लेक्चर नंबर 10 का कुछ पोर्शन हमने कल पढ़ लिया था। इसमें जो पहली चीज़ है वो हेडर फाइल्स के मुतल्लिक है, दूसरा स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर्स के बारे में है और तीसरी चीज़ फंक्शन की कॉल के बारे में। ये तीनों चारों, इनमें से सिर्फ हेडर फाइल हमारे पास एक टॉपिक था। हेडर फाइल्स के बारे में हम जानते हैं जी कि जो भी फंक्शन हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये जिस तरह हम ये सी आउट को यूज़ कर रहे हैं, तो सी आउट का फंक्शन चूँकि लाइब्रेरी फंक्शन है सी प्लस प्लस के अंदर और ये आईओस्ट्रीम डॉट एच फाइल के अंदर मौजूद है, तो हमें इस फाइल को जो है ना वो इंक्लूड करना पड़ता है। इसी तरह अगर आप कोई और फंक्शन यूज़ करेंगे तो आपको उस को भी यूज़ करना पड़ेगा और उस फाइल को आपने यहाँ पे इंक्लूड करना होता है। इसको इंक्लूड करने के दो तरीके होते हैं। अगर आप नेम स्पेस को यूज़ नहीं करते तो फिर आपने जो भी इसका नाम होता है, जैसे ये सी स्ट्रिंग है तो डॉट एच का फंक्शन आप डॉट एच की एक्सटेंशन भी आप साथ में यूज़ करेंगे। और अगर आप नेमिंग स्पेस एस टी डी को यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ आईओ स्ट्रीम को यूज़ करेंगे और इसको आप यूज़ ना भी करें तो खैर है। तो हेडर फाइल्स जब हम बनाते हैं, जिस तरह ये हमने फंक्शन बनाया, इसी तरह सी का सी आउट का फंक्शन है या कोई भी और फंक्शन इन फ्यूचर आपके जहन में आएगा, ये नीचे कोई ना कोई मिसाल दी होगी, तो आपने उन हेडर फाइल्स को यूज़ करना होता है। हेडर फाइल्स जो हैं ये हमारे पास प्री प्रोसेसर कहलाती हैं। होता यह है कि जब कंपाइलर आपका, जैसे ये देखें जी मेन है और उसके ऊपर हमने आईओ स्ट्रीम है, डॉट एच स्टैंड्स फॉर हेडर फाइल, तो जैसे ही हम मतलब कोई भी फंक्शन इन फर्दर हम यूज़ करेंगे तो हम देखेंगे कि इसको हम इस्तेमाल करेंगे। हेडर फाइल के साथ जो हैश के साथ हम यूज़ करते हैं, इसे ना हम प्री प्रोसेसर कहते हैं। इसके अलावा भी प्री प्रोसेसर मौजूद हैं, यानी एक तो हैश इंक्लूड है ना, हैश इंक्लूड के अलावा भी प्री प्रोसेसर जो हैं वो मौजूद हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है प्री प्रोसेसर, इसका मतलब ये है कि जब कंपाइलेशन स्टार्ट होती है ना, तो होता क्या है कि आपका ये देखें जी, मैं कंपाइल करता हूँ इसको, तो जब हमारा कोड जो है वो कंपाइल होता है तो उस वक्त हमारा जो लिंकर होता है वो करता क्या है कि वो इसका मुकम्मल जो कोड होता है सी आउट का और इस फाइल का, उस कोड को हमारी फाइल का हिस्सा बना देता है। ठीक है, उस फाइल को हमारी कोड के अंदर ला के लिंक कर दिया जाता है और उसके बाद उस फाइल को जो है वो हमारे कोड के साथ, ये देखें जी सी इंक्लूड के अंदर ये गया। ठीक है, और उसके बाद ये सारी फाइल जो है ना, ये हमारी फाइल के साथ ही ये फाइल्स जो है ना ये कंपाइल होती हैं लिब के अंदर जाके। यानी उसने सी प्लस प्लस कंपाइलर ने पहले तो जी प्लस प्लस के को, और उसी तरह ये हमारे पास एक इसका कंपाइलर की एग्जी फाइल होती है और साथ ही वो इस इन फाइल्स को जो है ना वो अटैच करके फिर हमें बता रहा होता है कि हमारे पास इसकी एरर्स भी ज़ीरो हैं और इसकी वार्निंग्स भी ज़ीरो हैं। ठीक है जी, तो मतलब कहने का ये है कि जिस तरह ये प्री प्रोसेसर है, यानी आपका प्रोसेस होने से पहले सबसे पहला काम ये होगा कि इस पूरी फाइल का कोड जो है वो आपकी इस फाइल के साथ लिंक हो जाएगा, अटैच होएगा, फिर कंपाइलर जो है वो इसको कंपाइल करना शुरू करता है। तो ये हमारे पास प्री प्रोसेसर्स जो है ना ये कहलाते हैं। अब जो प्री प्रोसेसर्स और भी हैं हमारे पास, दूसरा प्री प्रोसेसर आज हम देखते हैं हैश डिफाइन के नाम से। मसलन हमारे पास जो है ना वो हम अपने प्रोग्राम में पाई को इस तरह हैश डिफाइन पाई और उसके आगे जो है ना वो हम इस तरह इसको यूज़ कर लेते हैं। जैसे ये आपके पास है, ये देखें जी कि हम डिफाइन के साथ यूज़ करेंगे, पाई यूज़ करेंगे और उसके बाद ये वैल्यू जो है ना वो इसको दे देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये कांस्टेंट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। हम यहाँ पर कोई एक बना लेते हैं, इसी फाइल को मैं कंट्रोल ए करता हूँ और एक नई फाइल के अंदर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एक प्रोग्राम हम यहाँ पे लिखते हैं और इसके अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं एरिया एरिया सर्कल के नाम से। ठीक है, इसको हम एक डबल का पैरामीटर दिया करेंगे और ये हमें निकाल के लाया करेगा जी। ठीक है, इसके अंदर हम रेडियस के नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, एक हम इसके अंदर एरिया नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं और इसको हम जो है वो इसमें से ख़त्म कर देते हैं। सी आउट हम करते हैं जी, हम पूछते हैं इसके जी एंटर रेडियस और इसी तरह हम यहाँ पे जो रेडियस का वेरिएबल है उसे
इनपुट कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो हम ये इसकी हमें ज़रूरत नहीं है और हम फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पर हम एरिया लिख लेते हैं क्योंकि हमने जो फंक्शन डिक्लेयर किया एरिया सर्कल, ये डबल को वैल्यू को रिटर्न करेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे वो वेरिएबल होना चाहिए जो डबल हो। फंक्शन का नाम हमारा है जी एरिया, CIRCLE सर्कल, और ये एक पैरामीटर जो है वो डबल टाइप का लेता है, तो हम इसमें रेडियस को जो है वो पास कर देंगे। तो ये हमारे पास फंक्शन कॉल भी हो गया और यहाँ पर हम एरिया जो है ना वो प्रिंट करवा लेते हैं जो कैलकुलेट होके आएगा। आप देखें जी, मैंने मेन प्रोग्राम के अंदर किसी जगह भी एरिया की कैलकुलेशन को परफॉर्म नहीं किया, सिंपल मैंने रेडियस को इनपुट लिया और उस रेडियस को मैंने एरिया सर्कल जो मैंने ये फंक्शन डिफाइन किया, डिक्लेयर किया हुआ है, इस फंक्शन को मैंने इनपुट दे दिया और ये हमें एरिया कैलकुलेट करके तो हमें रिटर्न करेगा जो हमने एरिया नाम के वेरिएबल के अंदर ले लिया और उस एरिया के वेरिएबल को हम सी आउट कर रहे हैं। अब हम आते हैं और अपने फंक्शन को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे नाम हमारा था एरिया सर्कल और इसमें एक हम जो है वो वेरिएबल दे रहे थे, एक पैरामीटर था हमारा आर के नाम से। यहाँ पे अब हम जो है ना वो पाई को यूज़ करेंगे क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो एरिया होता है, मेरा ख्याल है कि ये पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर मैं रिटर्न करूँगा PI पाई, उसके बाद स्टेरिक आर। अब इस पाई को मैं एज अ कांस्टेंट जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे आके, ये देखिएगा, हम यहाँ पे लिखते हैं हैश डिफाइन, यहाँ पे लिखते हैं जी हैश डिफाइन PI पाई और 3.14, ये हम साथ में जो है ना वो मेंशन कर देते हैं। अब आप देखें कि मैंने एक प्री प्रोसेसर डिफाइन का यूज़ किया, जिसको मैंने एक दे दिया है कि पाई नाम का जो है ना कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया, साथ में 3.14। आमतौर पे जब हम डिफाइन के ज़रिए किसी कांस्टेंट को डिक्लेयर करते हैं तो हम उसको ना कैपिटल में लिखते हैं। ये एक आम कन्वेंशन है, ये रूल नहीं है, कन्वेंशन है। ये कन्वेंशन का मतलब होता है आप फॉलो कर लें तो बेहतर है, अगर आप नहीं भी फॉलो करेंगे तो ये कोई रूल नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब ये होगा क्या, जैसे ही आपका कंपाइलर इस प्रोग्राम को कंपाइल करना शुरू करेगा तो सबसे पहले प्री प्रोसेसर जो कंपाइलर का ये एक हिस्सा होता है वो ऐड डिफाइन को पकड़ेगा और जहां जहां पाई लिखा हुआ है वहां वहां वो 3.14 को रिप्लेस कर देगा। तो हमारे इस प्रोग्राम में क्योंकि एक ही जगह पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो यहाँ आएगा और इसकी जगह 3.14 लिख देगा। इस वजह से हम इसे प्री प्रोसेसर कहते हैं। और ये और भी प्री प्रोसेसर जो हैं वो मौजूद हैं, वो प्री प्रोसेसर की लिस्ट हो सकता है नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर्स में आए या इन्हीं लेक्चर्स के अंदर आएगी, हम उनको भी देखेंगे। तो ये हमारे पास प्री प्रोसेसर का जो है ना वो रोल होता है जी। ठीक है, उसके बाद आ जाए जी हमारे पास दूसरा जी। अब हम इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं कि इसमें क्या आता है जी। एग्जीक्यूट किया, कंपाइल किया, हाँ जी, नाम हमें रखना पड़ेगा एरिया सर्कल, फंक्शन के साथ हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं जी। देखें जी 0 एरर है और उसके बाद आप इसे रन करें तो वो आपसे पूछेगा जी रेडियस बताएं। मैंने 6.8 बताया तो उसने बता दिया कि एरिया जो है वो 148.194 है। फंक्शन भी हमने बना लिया, ठीक है जी। ये हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन है, ठीक हो गया। ये हमने फंक्शन को कॉल कर लिया है, ये हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया था, ठीक है। और ये हमने एक पाई नाम का डिफाइन का प्री प्रोसेसर जो है वो यूज़ करके देख लिया जी। ठीक है, ये काम तो हमारा हो गया। हेडर फाइल का भी हमें पता चल गया और हमारे प्री प्रोसेसर का भी हमें पता चल गया जी। स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर से मुराद स्कोप ऑफ वेरिएबल है। हम जब प्रोग्राम को लिखते हैं ना तो हमारे पास एक प्रोग्राम में कोड ब्लॉक जो होता है वो इस पैरेंथेसिस से बनता है। हमारे इस प्रोग्राम में दो कोड ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक हमारा इस मेन फंक्शन का है और एक ब्लॉक जो है वो हमारा एरिया सर्कल का फंक्शन है। ये जो ब्रैकेट्स होती हैं ना ये कोड ब्लॉक बनाती हैं, ठीक हो गया। अब कोड ब्लॉक के अंदर ये कोड ब्लॉक हम लूप में भी बनाते हैं, जब हम लूप लगा रहे होते हैं उस वक्त भी हमें बनाया होता है। जैसे यहाँ कोई और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैंने एक लूप का जो है ना वो बनाया था प्रोग्राम, मेरा ख्याल है ये वाला था लूप का प्रोग्राम, हाँ जी ये वाला था। ये देखें यहाँ पर ये वाला जो कोड ब्लॉक है ये फॉर लूप का था, ठीक है। और ये वाला जो कोड ब्लॉक था ये हमारे पास, ये वाला जो था ये हमारे पास इंट मेन का था। अब
सबसे पहले तो एक ब्लॉक के अंदर जब आप किसी वेरिएबल को या आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करते हैं, वो उस ब्लॉक से बाहर उसका स्कोप या उसकी लाइफ नहीं होती, वो उसके बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकता। आप देखें ज़रा, मैंने फॉर के अंदर ना इंट सी इज इक्वल टू 1 लिखा है, ये सी का वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है। अब मैं बाहर आता हूँ और मैं ना यहाँ आके सी आउट करता हूँ, देखिएगा सी वेरिएबल को, सिंपल स्टेटमेंट है, ये मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है और इसे मैं यहाँ पे सी आउट करता हूँ। कंपाइल करें जी इसे, एग्जैक्ट सी के ऊपर एरर आई है। क्या कह रहा है कि सी चेंज फ्रॉम आईएसओ स्कोपिंग, स्कोपिंग की एरर है। कहता है कि सी जो है वो इस स्कोप में डिक्लेयर ही कोई नहीं है, आप इसको इस स्कोप के अंदर यूज नहीं कर सकते। इसे हम कहते हैं कि स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर क्या है। तो स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर से मुराद जिस कोड ब्लॉक के अंदर आपने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया होता है, वो उसी कोड ब्लॉक के अंदर तो यूज हो सकता है, उससे बाहर आप उसे यूज नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं कि ये सी इस लूप के अंदर भी इस्तेमाल हो और इस लूप से बाहर भी इस्तेमाल हो, तो फिर आपको सी यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पे लिखें सी इज इक्वल टू 1। उसके बाद अब आप देखें, एक तो यहाँ से आपको इंट मिटाना पड़ेगा, क्योंकि एक वेरिएबल को हम एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं डिक्लेयर कर सकते। एक तो आपको ये करना पड़ेगा। अब अगर आप एग्जीक्यूट और कंपाइल करेंगे तो वो वाली एरर जो है वो यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया था और ये वाली एरर जो है वो यहाँ पे रेज नहीं होगी। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका वेरिएबल है। इसकी इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? इसकी ज़रूरत फंक्शंस में ख़ास तौर पे ये आती है कि देखो, अब इस फंक्शन के अंदर हमने ये x का वेरिएबल बनाया और ये y का। x और y वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर तो इस्तेमाल हो सकते हैं, इस फंक्शन के बाहर हम इन दो वेरिएबल्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह इस फंक्शन के कोड ब्लॉक के अंदर हमने एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया है। ये रिजल्ट नाम का वेरिएबल इस कोड ब्लॉक के अंदर तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इससे बाहर आप इसे एक्सेस नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ये इसका स्कोप हो गया। इसी तरह आ जाए मेन फंक्शन के अंदर, ये तीन वेरिएबल आपने रेज है, नम है, पावर है, ये तीनों वेरिएबल्स आपने यहाँ पे डिक्लेयर किए हुए हैं। अब ये वेरिएबल्स जो हैं वो मेन का जो कोड ब्लॉक है, यानी यहाँ से ये लाइन नंबर 6 से शुरू हो रहा है और लाइन नंबर 21 तक एक ब्लॉक आपने बनाया हुआ है, ये तीनों वेरिएबल इस ब्लॉक से बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकते। हाँ, अगर आप इस ब्लॉक के अंदर कुछ सब ब्लॉक बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक फॉर की स्टेटमेंट लगाते हैं और उसके अंदर आप जितने मर्जी स्टेटमेंट्स जो है ना वो यूज कर लें, क्योंकि ये एक नेस्टेड ब्लॉक है, ये एक नेस्टेड ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर ब्लॉक है, तो यहाँ पर ये वेरिएबल जो है वो इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके अंदर कोई वेरिएबल इंस्टॉल करेंगे, मिसाल सॉरी, अगर आप डिक्लेयर करेंगे इंट सम वेरिएबल, ठीक है, अब ये वेरिएबल कहाँ पे डिक्लेयर है? इस स्कोप के अंदर है, तो ये इस स्कोप से बाहर जो है वो यूज नहीं हो सकता। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा।